तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, हजरात, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, हम लोगों ने पार्ट 1 कर चुका है, हिस्ट्री मेजर पेपर 1, हिस्ट्री ऑनर्स बीए सेमेस्टर 1 मेजर पेपर, जिसमें आपको पढ़ना है आइडिया ऑफ भारतवर्ष। ठीक है, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी? तो रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 वालों के लिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स। तो हम लोगों ने पार्ट 1 कर चुका है, जो 45 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इन 3 को यूनिट को कंप्लीट करवाया था। ठीक है, करवाया था कंप्लीट। हाँ, इसमें हम लोग यूनिट 4 और यूनिट 5 करेंगे, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस ही कवर करेंगे। इससे बाहर कहाँ से क्वेश्चन आएगा समझ रहे हैं ना बात को। और आप लोग का एक रहता है सवाल कि भाई आप तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में देते हैं, लेकिन बहुत छोटा देते हैं। हाँ देखिए, ये शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स माने सिनॉप्स, जो आपको केवल रिवाइज करने में काम आएगा। ठीक है, और मैं इस बात पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि व्यक्ति पढ़े कम ज़्यादा समझे। पढ़ना तो हर कोई आ जाता है, हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन ज़्यादा समझना है हमें। ठीक है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट्स नोट्स बनाता हूँ और लॉन्ग नोट्स भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी शॉर्ट नोट्स पढ़िए ना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसमें मैं लॉन्ग आंसर करवाऊँगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यूनिट 4, कोल्हान यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी भारतवर्ष पढ़ना है उन सभी में काम देगा। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में साइंस यानी कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, एंड मेडिसिन यानी कि औषधियाँ। ठीक है, तो इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न बनता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करें। इंग्लिश में कि डिस्क्राइब द मेजर अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। तो देखिए, प्राचीन भारत में जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग कर लीजिएगा इंग्लिश में। ठीक है, प्राचीन भारत की बात करें तो विज्ञान में बहुत सारी खोजें हुई, जैसे आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, टेलीस्कोप की खोज किया। ठीक है, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इसमें धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी में भारतीयों का मिश्र धातु और धातु गलाने का अद्भुत तकनीक उन्होंने अपनाया। ठीक है, जिसके कारण हम लोगों ने तांबा का खोज किया। ठीक है, कांसा का खोज किया, पीतल का खोज किया, सोना चांदी, इन सारी चीज़ों की खोज की। ठीक है, जिसका उदाहरण है दिल्ली का लौह स्तंभ। दिल्ली के मेहरौली में एक लौह स्तंभ स्थित है। वहाँ का जो लौह स्तंभ है बहुत प्राचीन है, लगभग 1000 के ईस्वी के आसपास का समय है। ठीक है, और वह जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, लोहा का एक खंबा है, लिख दीजिएगा ऐसा ही जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वह अभी तक सड़ा गला नहीं है, मतलब जंग नहीं लगा है। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे जो है जीआई लोहा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हैवी वाला जीआई, यानी कि कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी होगा ना उनके पास, तभी तो उतना हैवी सामान बना दिया उन लोगों ने। ठीक है, यानी कि भारतीयों के पास तकनीक की कमी नहीं थी उस जमाने में भी। सदियों से जंग नहीं लाया है। खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट। ठीक है, मैं केवल मेन पॉइंट को ही पढ़ाऊँगा, आपको ज़्यादा बड़ा करके लिखना है। ठीक है, ये कल आप में आनी चाहिए कि आप विस्तार दे सकें। ठीक है, खगोल शास्त्र में जो है होता है, खगोल शास्त्र मतलब ज्योग्राफी मान लीजिए, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान मान लीजिए। ठीक है, तो खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट ने क्या किया? तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है घूमती है किसके चारों ओर? तो सूर्य के चारों ओर। ये सिद्धांत दिया उस जमाने में। ब्राह्ममिहिर ने ग्रहों की गति और ग्रह के सिद्धांतों को समझाया। ठीक है, कि ग्रह जो है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट ने टेलीस्कोप का भी खोज किया था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन उतना कारगर नहीं बन पाया था, बाद में जाकर ये कारगर बना। उसके बाद मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन आयुर्वेद के क्षेत्र में चरक संहिता बहुत महान ग्रंथ है, महर्षि चरक के द्वारा लिखा गया है चरक संहिता। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चरक कौन है? तो चरक जो है भारत के राजा थे, कौन थे? गुप्त वंश के शासक थे, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे महर्षि चरक। ठीक है, दरबारी राजवैद्य थे। आपको मालूम है पहले राजवैद्य हुआ करता था। हाँ, तो राजवैद्य थे महर्षि चरक। ठीक है, चरक ने कई दवाओं के ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं महर्षि सुश्रुत। तो सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा है। संहिता मतलब होता है पुस्तक। ठीक है, सुश्रुत संहिता, जैसे चरक संहिता उसी तरह से सुश्रुत संहिता। यह शल्य चिकित्सा और औषधि निर्माण की नींव रखी है। शल्य चिकित्सा माने सर्जन। सर्जन किसको बोलते हैं? सर्जन उसको बोलते हैं जो व्यक्ति चीड़ फाड़ करता है। चीड़ फाड़ माने ऑपरेशन। तो सुश्रुत ने
बहुत सारा विज्ञान का सिद्धांत दिया और उन्होंने कंकाल तंत्र पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। आपको मालूम है जब सुश्रुत अपने बच्चों को, शिष्यों को ज्ञान देते थे तो उस टाइम पे लाश को कैसे प्रैक्टिकल करवाते थे? मैंने एक बार पढ़ा है, उसको मैं ही बार बार बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में खप जाए। क्या करते थे वो व्यक्ति को जो है मृत व्यक्ति का लाश उठाते थे, ठीक है, और उसको जो है नदी में बहते पानी में रख देते थे। इससे क्या होता था कि बहता पानी से उसका सारा मांस धीरे धीरे करके हट जाता था और क्या बचता था? केवल कंकाल तंत्र बचता था। कंकाल तंत्र को इंग्लिश में स्केलेटन बोलते हैं। केवल उसके बॉडी का स्केलेटन बचता था और इस तरह से बच्चों को वो प्रैक्टिकल करके बताते थे, ठीक है। आपको घिन लगता है? अरे भाई छी 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 छी, डॉक्टर लोग घिन नहीं करता है, समझे? और उन लोग ना डरता भी नहीं है, भूत से उन लोग नहीं डरता है। आप लोग को तो डर लग जाता है। रात को उन लोग उसका आदमी को, मरा हुआ आदमी का ऑपरेशन करता है यार, चीड़ फाड़ आदमी को देखने से जिसको उल्टी आता है, वॉमिटिंग होता है, ठीक है, हार्ट कांपने लगता है, उन लोग उसका समझ रहे हैं ना, एकदम पार्ट पार्ट खोल के रख देता है, दिल गुर्दा किडनी सब निकाल लेता है, आँख ताँख सब निकाल लेता है। आदमी को देखने में उल्टी आता है, वो चीज़ वो करता है। तो डॉक्टर बहुत बड़े, मतलब क्या बताएं, उतना बड़ा उनका होता है ना हार्ट, कि आम आदमी के पास उतना बड़ा हार्ट नहीं है। चक्कर आ जाता है जिसको देख के, उसको वो बनाता है, ठीक है। तो ये कौन करते थे शल्य क्रिया का काम? महर्षि सुश्रुत। कैसे? बहते पानी से रख देते थे, हड्डी को हटा देते थे और ये प्रयोग करके दिखाते थे बच्चों को। ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आए तो। अरे भाई फू फू कर काहे कर रहा है यार। और फिर औषधि निर्माण की भी नींव रखी। इसके साथ इन्होंने बहुत सारे शल्य क्रिया के औजार बनाए, जैसे कि कैंची हो गया, ठीक है, कैंची होता है काटने के लिए, छुरा हो गया, ठीक है। मेरे पास मतलब मुझे ना फोटो वगैरह सब मिक्स करना था यार, सॉरी मैं नहीं कर पाया। छुरा था, कैंची था, चिमटा था, बहुत सारा इन्होंने औजार बनाए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। आपने सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ा है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी और यह जो सभ्यता थी कांस्य युग की सभ्यता थी। कैसी, किस युग की सभ्यता थी? कांसा युग। कांस्य मतलब कांसा, और कांसा जो है दो धातुओं का मेल है। कौन कौन? कांसा जो है कॉपर प्लस टीन से बनता है, कॉपर प्लस टीन, ठीक है, एसन बोलते हैं टीन को, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो कॉपर प्लस टीन के मिलने से कांसा बनता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे के बर्तन का प्रयोग करते थे, यानी कि वह जो यह तकनीक जानते थे कि अगर हम कॉपर यानी कि तांबा और टीन को मिला देंगे तो हमारा कांसा बनेगा, ठीक है। वहीं तांबा और जिंक को मिला देंगे तो हमारा पीतल बनेगा। वो तकनीक जानते थे, यानी कि वो जो टेक्निकली बहुत आगे थे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी नगर योजना और उनके जल निकास प्रणाली, साथ ही यहाँ पे नहीं दिया, वो भी मैंने बता दिया कि धातु, कांसा धातु बनाने का तरीका, इससे यह पता चलता है कि वह टेक्निकल में बहुत आगे थे, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे, ठीक है। यानी कि प्राचीन भारत में टेक्नोलॉजी था। प्राचीन भारतीयों में यंत्र, चक्र, ठीक है, जल प्रबंधन के उपकरण भी विकसित किए हैं। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में तकनीकी ज्ञान और चिकित्सा पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, समझाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया है कि पर्यावरण संरक्षण पर पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब प्राचीन काल में पर्यावरण को कैसे रक्षा किया जाता था। पर्सपेक्टिव क्या था वो बताना है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब होता है सुरक्षा देना, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण पर, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्राचीन काल में भारत के लोगों के द्वारा क्या नीति अपनाया गया, क्या सिस्टम अपनाया गया, ये हमें बताना है। तो मालूम है कि भारत में बरगद के पेड़ को, पीपल के पेड़ को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? इसलिए नहीं कि उसमें भगवान बसते हैं, आई डोंट नो उसमें भगवान बसते हैं या नहीं बसते हैं, वो अलग का मैटर है, लेकिन मेन रीज़न क्या है मालूम है कि बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ जितना ऑक्सीजन रिलीज करता है उतना कोई पेड़ ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है। इसलिए प्राचीन भारतीय लोगों ने दिमाग लगाया कि इसको बचाना होगा, इसको काटना नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम निकालते हैं कि लोग इसकी पूजा करें। तब फिर उन्होंने वट सावित्री का पर्व निकाला। पीपल के पेड़ में बताया गया कि यहाँ पे जो है शनिदेव रहते हैं और शनिवार को शनिदेव, बाकी दिन ब्रह्मादेव रहते हैं, ठीक है। वट वृक्ष में जो है क्या रहते हैं, तो हमारे विष्णु भगवान रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी पूजा करो, इसको लगाओ, जितना इसको लगाओगे उतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह जो है एक अकेला पेड़, बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है और पीपल का भी, ठीक है।
इसलिए ये अकेला पेड़ गांव में होना चाहिए, मतलब कोई पेड़ हो ना हो, बरगद और पीपल का पेड़ गांव में होना चाहिए, जिससे लोगों को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो ये सिस्टम निकाला गया। ठीक है, ताकि लोग भले इस देखिए, जब तक आदमी को कुछ नहीं दीजिएगा ना, तब तक से वो उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बाय हुक और बाय क्रुक। समझे? मैं एक उदाहरण दिया आपको। मैं मानता हूँ भगवान होते या नहीं होते मालूम नहीं, लेकिन मैं भी पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाया हूँ शनिवार को। ठीक है, और अभी भी कभी कभार चढ़ाता हूँ। जो भी है, मन को तो शांति मिलता है। पारंपरिक भारतीय संस्कृति में प्रकृति के साथ सामंजस्य पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, वेदों, उपनिषदों और पुराणों में नदियों को, ठीक है, पूजा जाता है। गंगा को हमारे यहाँ पे माँ बोला गया है, गंगा माँ। वृक्ष, ठीक है, पशुओं और पर्वतों को पवित्र माना गया है। ठीक है, हम लोग टुंगरी वगैरह को पूजा करते हैं, देखते हैं ना टुंगरी वगैरह को। फिर वन महोत्सव, पवित्र उपवन और सूर्य, चंद्रमा, जलवायु जितना भी है, यानी कि वायु, ठीक है, जल, प्रकृति तत्व, इन सभी की पूजा जैसी परंपराएं निकाली गई। क्यों निकाली गई? ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। ठीक है, ये परंपराएं पर्यावरण के प्रति जागरूकता को फैलाती है और उसको रक्षा करती हैं। हम जो है भारतीय वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे चलते हैं। ये क्या है वसुधैव कुटुंबकम? अगर आपने हमारा पार्ट 1 देखा होगा तो आपको मालूम होगा वसुधैव कुटुंबकम मतलब क्या। हाँ, सबको मालूम है कि पूरा विश्व एक परिवार है। हाँ, ठीक है, इतना ही तो जानना है यार। इतना जान लिए तो आपका एग्जाम हो गया काम। ज़्यादा दे देंगे ना पढ़ने के लिए, 4 पेज 5 पेज, तो आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं पढ़ पाइएगा, और पढ़ भी लीजिएगा तो याद नहीं रख पाइएगा। और उतना भी देंगे, टेंशन मत लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाएंगे उस टाइम पे, सब करा देंगे। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सभी प्राणियों के साथ सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। ठीक है, और हमारा समस्त विश्व एक परिवार है, इसको करुणामय दृष्टि से आगे बढ़ाती है। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में नैतिकता और टिकाऊ जीवन शैली को महत्व दिया गया है, जिससे पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुँचे। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, प्रकृति के साथ अपनाते हैं। बाकी अब खुद आप लिख लीजिएगा। क्यों लिख लीजिएगा भाई, आप नहीं बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन पेपर में लिखा जाता है अभ्यर्थी अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इसका मतलब ये है कि आप अपना खुद का दिमाग का प्रयोग करें, खोपड़ी का प्रयोग करें। ठीक है, केवल किताबी ज्ञान पे आश्रित न रहें, अपना खुद का नॉलेज निकालें, खुद से सोचें, थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाइए, थॉट प्रोसेस को बढ़ाइए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय चिकित्सा परंपरा में आयुर्वेद, योग तथा प्रकृति चिकित्सा के विकास पर महत्व पर चर्चा करना है। ठीक है, भारतीय चिकित्सा परंपरा, तो पहले हम लोग जो है कुछ भी होते थे तो थोड़ा सा कुछ खा लेते थे, जड़ी बूटी का दवाई तो ठीक हो गया। ठीक है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा विकास में महत्व पर बताना है। तो हम लोग जो है प्राचीन काल में योगा के सिद्धांत आया कि योग करो। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक योग, वो मतलब क्या जो है गौतम बुद्ध ने भी बोला था कि योग करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें दिया गया। पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेद, योग। तो देखिए, सबसे पहले तो लिख दीजिएगा कि हमारा जो आयुर्वेद है, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक वेद है, 4 गो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद जो है हमारा, यह क्या है यजुर्वेद, यह पूरा का पूरा यह वेद हमारा जड़ी बूटी के सिद्धांत पे है। ठीक है, तो हमारा कौन सा वेद जड़ी बूटी के सिद्धांत पे? यजुर्वेद। यजुर्वेद मतलब जड़ी बूटी, आयुर्वेद से ही यजुर्वेद बना है, मतलब यजुर्वेद से ही आयुर्वेद बना है। ठीक है, तो चिकित्सा पद्धति पहले जान लीजिए, लिख दीजिएगा यही सब कि चिकित्सा पद्धति की कई तरह होती है, कई तरह की चिकित्सा पद्धति है। सबसे पहला और सबसे प्राचीन है हमारा आयुर्वेद। ठीक, कौन सा है? आयुर्वेद, हाँ, जिसमें जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं। ठीक, आयुर्वेद हो गया हमारा। दूसरा कौन सा है? तो आयुर्वेद हो गया। दूसरा हो जाता है एलोपैथी। ठीक है, एलोपैथी, ये एलोपैथी क्या है? जी, अंग्रेजी दवा को एलोपैथी बोला जाता है, एलोपैथी। ठीक, अंग्रेजी दवा जितना भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं, टैक्सिम हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है? हमारा एलोपैथिक मेडिसिन है, जिसको अंग्रेजी दवा बोलते हैं। एक होता है हेम्योपैथिक। हेम्योपैथिक वही दाना दाना वाला, खाए है ना हेम्योपैथिक, हेम्योपैथी। ठीक है, जो दाना दाना निकलता है, मैं भी खाता हूँ यार कभी कभार। ठीक है, हेम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और आयुर्वेद का भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, हेम्योपैथी का भी साइड इफेक्ट नहीं होता है।
तो एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया, और एक है यूनानी चिकित्सा पद्धति जिसमें बॉडी को एक्यूपंक्चर किया जाता है। बॉडी में पूरा सुई चुबा दिया जाता है, आपने सुना होगा कि पूरा बॉडी में सुई चुबा देता है छोटा छोटा, और उसको इलाज किया जाता है। तो उसको बोलते हैं यूनानी तकनीक। क्या बोलते हैं? यूनानी तकनीक, यूनानी तकनीक। तो 3 गो टेक्निक मैंने बताया। चौथा टेक्निक क्या है, वह थोड़ा सा मतलब हटके है, जिसको हम लोग योगासन बोलते हैं, योगासन। तो ये मैंने 4 गो टेक्निक बताया ना, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी और योगासन। ये 5 टेक्निक मैंने बताया चिकित्सा पद्धति का। आई डोंट नो आपने पहले इस पे गौर किया है या नहीं कि ये 5 गो टेक्निक होता है, ठीक है। तो ये 5 टेक्निक के बारे में बता दीजिएगा कि किसमें क्या होता है। इसी में तो एक पेज आपका लिखा जाएगा ना। अब फिर बताना है कि जिससे आयुर्वेद, जिसे जीवन का विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, लगभग 3000 वर्ष पूर्व विकसित हुआ। कब विकसित हुआ? 3000 वर्ष पूर्व, ठीक है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जिसे ग्रंथों में रोगों की पहचान, ठीक है, उपचार, शल्य चिकित्सा और औषधि निर्माण का विस्तार से बताया गया है, जिसकी नींव पतंजलि के योग सूत्र में है। किसके है? पतंजलि के योग सूत्र में, ठीक है, जिसका प्रमोशन वर्तमान समय में बाबा रामदेव कर रहे हैं। इसको भी लिख देना है ताकि व्यक्ति को लगे कि हाँ भाई यह व्यक्ति जो है वर्तमान करंट टॉपिक को भी रिलेट करके लिख रहा है, ठीक है। केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक मतलब आत्मा की शांति का मार्ग भी है, ठीक है। कि अगर आप योग करते हैं तो आपको केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आपको मानसिक और आत्मा की शांति का भी इससे मार्ग मिलता है। आत्मा वाला तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शारीरिक और मानसिक तो मिलता ही है ना। प्राकृतिक चिकित्सा हाल में प्राकृतिक चिकित्सा हाल में ही लोकप्रिय हुई है। ये जो हमारी एलोपैथी है, जिसको अंग्रेजी दवा बोलते हैं, इंग्लिश मेडिसिन, और इंग्लिश मेडिसिन पूरा का पूरा जो है रोग की जांच के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि पैथोलॉजी के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। व्यक्ति का रोग क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको इलाज किया जाएगा, इलाज किया जाता है, और वह परमानेंट उसका सॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो आपको दैनिक दिनचर्या में सुधारना होगा, ठीक है। और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है हाल ही में लोकप्रिय हुई है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं भारतीय प्राचीन समय से है। जो हमारा आयुर्वेद है अभी तो इसमें हो रहा है कि आयुर्वेद में भी आपका MBBS होने लगा आजकल, ठीक है। पहले तो इसको हम लोग केवल जड़ी बूटी और क्या बोलते थे वैद्य जी के नाम से जानते थे, ठीक है। अभी आयुर्वेद के डॉक्टर भी हैं जो आहार, व्यायाम, सूर्यासन, ध्यान के माध्यम से उपचार पर बल देती हैं, और ये सभी प्रणालियाँ शरीर, मन और आत्मा में संतुलन बनाकर रखकर समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। और बाकी चरक संहिता के बारे में आपने पढ़ा ही है, सुश्रुत संहिता के बारे में पढ़ा है। क्वेश्चन एक ही आएगा, मतलब अलग अलग तरीका होता है पूछने का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बता दीजिएगा। इसके अलावा विकास कैसे हुआ, तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा ना वो ग्रंथ आज भी है, इसी के कारण तो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गणित और संख्यात्मक प्रणाली के विकास में भारत के योगदान की व्याख्या करें, कि भारत ने गणित के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है और संख्या प्रणाली में क्या योगदान दिया है। तो जब भी बात करें गणित की तो हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? आर्यभट्ट, ठीक है। जो बच्चा बहुत तेज हो जाता है उसके मतलब बहुत बड़ा आर्यभट्ट बन गया, ठीक है। तो आर्यभट्ट उसको बोला जाता है जो गणित के, भारत में गणित के पिता हैं, ठीक है। देखिए गणित के क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जीरो की खोज है। एक गाना भी है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, ठीक है। तो वो गाना सुने होंगे, आई डोंट नो आप सुने हैं कि नहीं, बट वो गाना तो बहुत फेमस है। गणित के क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली की खोज। सोचिए बिना दशमलव बिना जीरो के पहले गिनती कैसा होता था, ठीक है। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, ठीक है, गणित के ज्ञाता थे और भूगोल शास्त्र के भी ज्ञाता थे, ठीक है, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने बीज गणित का सिद्धांत दिया और अंक गणित और त्रिकोणमिति का सिद्धांत दिया। त्रिकोणमिति आपको मालूम है, पूरा का पूरा जो त्रिकोणमिति है वह हमारे इस त्रिभुज पे आधारित है, समकोण त्रिभुज पे। त्रिकोणमिति आपको मालूम है, इसको क्या बोला जाता है?
कर्ण, हो सकता है तो आप इमेज भी बना दीजिएगा क्योंकि गणित की बात में बोली गई है। कर्ण, इसको क्या बोला जाता है? लंब, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, ठीक, पी। और इसको बोलते हैं हम लोग बेस, यानी कि बी, ठीक है, आधार जिसको बोलते हैं। लंब, कर्ण और आधार के सिद्धांत पे काम करती है, जिसमें एक थ्योरम है, उस थ्योरम को भी लिख दीजिएगा। क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर। ये सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। ये क्या है? तो यही आधार है आपका पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का, जिसमें आपका साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक बना, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, सब याद है मान, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, सब मुझे याद है यार। चलिए, तो आपको भी याद होना चाहिए। ये जो सिद्धांत आया हम लोग के भारत में भी दिया गया था, ठीक है। तो किन्होंने दिया था? तो भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त ने दिया था, ठीक है। बीजगणित का सिद्धांत a+b² हो गया, ठीक है। अंक गणित, जोड़, घटाव, गुना, कलन, ये सब जो सिद्धांत है किन्होंने दिया था? तो ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, नोट कर लेंगे, ठीक है। इनमें गणित के क्षेत्र में पूरा महान काम किया है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता भी होगा इन दोनों के बारे में, ठीक है, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने स्थानिक मान की अवधारणा दी, ठीक है। स्थानिक मान, जैसे अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे 4 का स्थानिक मान कितना है, ठीक है, 4 का स्थानिक मान यहाँ पे 400 है, 400 है। 6 का स्थानिक मान कितना है? तो एगो 6 का मान है 60 और एगो 6 का मान है 6, कुल मिला के हमारा 466 होगा, ठीक है। वहीं अगर बोलेंगे कि 4 का वास्तविक मान क्या है, ठीक है, वास्तविक मान यहाँ पे 4 ही होता है। किसी भी संख्या का वास्तविक मान वही संख्या होता है, जबकि जो स्थानिक मान होता है यानी कि उस स्थान पे वह क्या काम कर रहा है। जैसे और एक मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 4 का स्थानिक मान क्या है, तो यहाँ पे 4 का स्थानिक मान 4000 है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछें कि 4 का स्थानिक मान कितना है, तो यहाँ पे 40 है, ठीक है। समझ रहे हैं? मतलब ये संख्या कितना बना रहा है, ये इसका स्थानिक मान है, और स्थानिक मान और वास्तविक मान का सिद्धांत दिया, ठीक है। आर्यभट्ट ने स्थानिक मान की अवधारणा दी, जबकि ब्रह्मगुप्त ने शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया, ठीक है। खोज तो आर्यभट्ट ने किया, लेकिन परिभाषित किसने किया? ये आपका ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है। भास्कर द्वितीय की रचना लीलावती है। अब प्रश्न आ सकता है कि लीलावती ग्रंथ किसने लिखा? तो लीलावती ग्रंथ लिखा है किसने? भास्कराचार्य ने। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लीलावती ग्रंथ किसने लिखी है? तो लीलावती ग्रंथ लिखी है भास्कर आचार्य ने, ठीक है। नेक्स्ट, तो लीलावती जो ग्रंथ लिखा है इसमें जटिल गणितीय समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। ये गणितीय समस्याएं आप थ्योरम के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्रमेय बोलते हैं। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा प्रमेय, प्रमेय 6.2, प्रमेय 9.2, ठीक है। तो जो प्रमेय है जिसको हम लोग गणितीय समस्याएं बोलते हैं और इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। भारतीय गणित की अवधारणा बाद में इस्लामिक और यूरोपीय जगत में फैल गई और आधुनिक गणित की नींव बनी। आप बोलिएगा तो फिर हम लोग का ये सब कहाँ नामे नहीं आता है वर्ल्ड लेवल पे। देखिए, भारतीय लोगों ने एक मतलब गलती किया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भारत विश्व का, औद्योगिकरण विश्व में आया, उस टाइम पे क्या हुआ कि पेटेंट बनने लगा। पेटेंट ये क्या होता है? पेटेंट ये होता है कि आपके नाम के जो साहित्य लिखी गई है वो आपका है, इसको वहाँ पे दर्ज कराना होगा पेटेंट में, ठीक है। पूरे विश्व में पेटेंट लिया जाता है, वर्ल्ड पेटेंट। पेटेंट में क्या है, जैसे अगर आपने कभी कोई ग्रंथ लिखा, जैसे गोदान लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, अगर ये पेटेंट नहीं लेंगे तो गोदान को कोई अपने नाम से भी छाप सकता है, ठीक है, उसको कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा। और अगर कर देंगे कि पेटेंट नहीं, ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है, इसको पेटेंट दिया जाए, ठीक है, तो पेटेंट पैसा लगता है, और फिर जितना किताब होगा मुंशी प्रेमचंद का कहलाएगा गोदान का। समझें? मतलब आप जो मूल रूप से लिखे हैं आप, उसको कोई दूसरा व्यक्ति बोल देगा कि मैंने लिखा है और वो पेटेंट ले लेगा, तो फिर उसको मिल जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई पुस्तक लिखें, इन फ्यूचर में हो सकता है आप राइटर बने, तो अगर आप पुस्तक लिखते हैं तो आपको पेटेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, पेटेंट। और ये भारतीय लोगों ने पेटेंट नहीं लिया,
ठीक है, मतलब हम लोगों ने रजिस्ट्री नहीं कराया कि यह मेरा ग्रंथ है, इसीलिए इसको बाहर के लोगों ने पढ़ लिया और अपने नाम से प्रकाशित कर दिया। समझे बात को? हाँ। अगला है इंडियन इकोनॉमिक ट्रेडिशन। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेडिशन यानी कि भारत में जो हमारा आर्थिक प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में आर्थिक परंपराओं के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत की आर्थिक परंपराओं की बात करें तो हमारा पहला प्रश्न बनता है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में आर्थिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत में देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है टोटल। आई थिंक ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इसमें 2 ही क्वेश्चन है यूनिट 5 में। भूमि, वन, कृषि और पारंपरिक दृष्टिकोण से विवेचना कीजिए। यही है ना लास्ट क्वेश्चन? नहीं, और एक है यार, प्राचीन भारत में उद्योग और व्यापार की प्रकृति की व्याख्या करें। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये व्यापार वाला, प्राचीन भारत में उद्योग और व्यापार प्रथाओं की प्रकृति की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 दोनों एक दूसरे से मैच करता है। ठीक है, यहाँ पर भी प्राचीन भारत में उद्योग व्यापार यानी कि आर्थिक क्रियाओं के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कुल मिला के। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये भी हमारा आर्थिक क्रियाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट 5 का क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत में आर्थिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक जैसा है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का आर्थिक चिंतन जो है नैतिक, धर्म, कर्तव्य और स्थायित्व पर आधारित थे। कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र था, हर किसी को मालूम है कि आचार्य चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम अर्थशास्त्र है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है। ग्रंथों में शासन व्यवस्था, कर प्रणाली यानी कि कैसे टैक्स लिया जाए, ठीक है, कितना टैक्स लिया जाए, कब लिया जाए, कितने समय के बाद लिया जाए, अगर बाढ़ आए या सूखा पड़े तो टैक्स कितना लेना है, ये सारे जो है व्यापार की हर एक चीज़, कृषि की हर एक चीज़, श्रम, बाजार नियंत्रण, इन सभी के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जब मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ। लेकिन एडम स्मिथ का बाप था कौन? कौटिल्य। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे एडम स्मिथ से। ठीक है, तो हम लोग बोलना चाहिए, यही तो हुआ ना कि हम लोगों ने पेटेंट नहीं लिया, हमने इकोनॉमिक्स लिखा। ठीक है, और उससे पहले लिखा एडम स्मिथ से हज़ारों साल पहले, 2000 साल पहले। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, वर्ल्ड में जब पेटेंट का शुरुआत हुआ तब हम लोगों ने पेटेंट नहीं लिया। ठीक है, यही चीज़ हो गए हम लोग कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में पीछे हो गए, जिस कारण हमारा व्यक्तियों का नाम नहीं आता। नहीं तो आज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। ये चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, ताकि व्यक्ति को लगे कि नहीं भाई, व्यक्ति जो है जानकार है, कि हम लोगों ने पेटेंट नहीं लिया, इस कारण हमारा जो चाणक्य है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के फादर नहीं कहे जाते हैं, बल्कि भारतीय अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर लिखा जाता तो हम लोग समझ रहे हैं ना, ये चीज़ आपको लिखना है ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, हम लोग भी अब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया शासन व्यवस्था, कर व्यवस्था के बारे में डिटेल में वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में। ठीक है, इस चिंतन में केवल धन संचय नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण पर भी बल दिया गया था। अर्थ और काम जैसे लक्ष्यों को धर्म द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे नैतिक आर्थिक व्यवस्था बनती है। ग्राम आधारित आत्मनिर्भर व्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था का न्यूनतम शोषण किया जाए। ठीक है, न्याय संगत किया जाए। विवरण सामुदायिक और इसकी प्रमुख विशेषताएं भी बताई गई हैं। कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि मानी जाती थी, जिसे व्यापार और हस्तशिल्प का समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा भारत में पशुपालन भी किया जाता था। ठीक है, अब व्यापार के बारे में इसी को हम लोग रिलेट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, प्राचीन भारत में उद्योग व्यापार की प्रकृति का व्याख्या करना है। तो आपको मालूम है कि प्राचीन भारत में भी जैसा हमारा अभी समुद्री मार्ग से व्यापार होता है, उस जमाने में भी समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। इसी कारण तो विदेशी लोग यहाँ पे आते थे मसाला लेने। ठीक है, तो उस ज़माने में भी फारस के लोग आते थे, बहुत सारे लोग आते थे समुद्री मार्ग से। उसके अलावा आपका स्थल मार्ग से, वायु मार्ग उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, तो प्राचीन भारत में उद्योग व्यापार की एक संगठित और विकसित प्रणाली थी। ठीक है, हस्तशिल्प, वस्त्र निर्माण, विशेष रूप से सूती और रेशमी वस्त्र। ठीक है,
धातु कर्म, मिट्टी के बर्तन और आभूषण निर्माण प्रमुख उद्योग थे। ये क्या थे? प्रमुख उद्योग थे। कैसा उद्योग थे? तो कठोर उद्योग थे, कुटीर उद्योग। ठीक है। प्राचीन भारत में हर व्यक्ति को अपना काम सौंपा गया था। ठीक है। थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था के बारे में बता दीजिएगा कि वर्ण व्यवस्था के कारण हर व्यक्ति अपना अपना काम सीखा था उस जमाने में। और आपको मालूम है भारत में कास्ट सिस्टम में शादी क्यों होता है? जैसे कोई अगर कुम्हार के घर का, कुम्हार मतलब होता है जो बर्तन बनाने वाले, कुम्हार, अच्छा चलिए जो भी है, कुम्हार के घर में कुम्हार से शादी क्यों करता था? या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पंडित से शादी क्यों होता था? मतलब कास्ट में शादी क्यों होता था? देखिए इसका रीजन था प्राचीन काल में। रीजन ये था कि जैसे कुम्हार के घर के कोई बेटा है या बेटी है तो वो कुम्हार के घर का सारा काम जानती है, क्योंकि बचपन से पली बढ़ी है तो वो सारा काम जानती है कि बर्तन को कैसे आकार दिया जाता है, कैसे ढाला जाता है, कैसे सांचे में दिया जाता है। ठीक है। तो उसको नॉलेज है कुम्हार के कामकाज के बारे में, इसलिए वो कुम्हार से अगर शादी करेगा तो क्या होगा कि उसके कामकाज में हेल्प कर पाएगा। ठीक है। कामकाज में हेल्प कर पाएगा, वो काम को सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है। वह उससे रिलेट कर पाएगा। ये था प्राचीन काल में शादी की अवधारणा कास्ट सिस्टम में। ठीक है। वर्तमान समय में कोई प्रासंगिकता है इसका? कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी काम अलग अलग कर रहा है। तो ये जो कास्ट सिस्टम है यही बस एक मेन रीज़न था। ठीक है। बाकी कोई दूसरा रीज़न नहीं कास्ट सिस्टम में शादी करने का। पंडित के घर में, पंडित में मंत्र जाप मालूम है, कैसे रहना है। ठीक है। कैसे उन लोग को पूजा पाठ करना है, वो सारी चीज़ें मालूम होती हैं उनकी घर की स्त्रियों को भी, इसलिए पंडित से शादी होता था। ठीक है। यही था मेन रीज़न और कोई दूसरा रीज़न नहीं था कास्ट सिस्टम चलने का। लेकिन बोलिएगा वर्तमान समय में भी तो चल रहा है भाई, नहीं सागर भैया? तो देखिए चल रहा है, वो अलग की मैटर है। ठीक है। आज से 50 साल बाद नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रासंगिकता ही खत्म हो गई। अब कोई काम नहीं करता है, ना तेली का काम करता है, ना कुम्हार का काम करता है, ना नाई का काम करता है। हर कोई अपना प्रोफेशन खुद चुनता है। ठीक है। इसलिए कास्ट सिस्टम अब नहीं चलता है। ठीक है। चलता है गांव में और चलेगा भी भाई 50 साल, उसके बाद और नहीं चलेगा। ठीक है। क्योंकि आदमी समझदार हैं। आप लोग को हो सकता है आज ये बात पता चले, इससे पहले मालूम नहीं, गौर किए हैं या नहीं कि कास्ट में शादी क्यों होता है, अपने ही कास्ट में शादी क्यों की जाती है। तो ये था रीज़न। ठीक है। जो कि रीज़न था, लेकिन आजकल ये रीज़न काम नहीं करता है। ठीक है। चलिए, तो इसी के कारण आपको ये भी बता देना है, इसी हाथ लगे हाथ। ठीक है। चलिए ज्ञान को थोड़ा सा फैलाइएगा यहीं पे। तो ये हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, आभूषण बनाते थे, सोनार का काम था आभूषण बनाना। ठीक है। और लोहार का काम था क्या बनाना? तो हथियार बनाना। ठीक है। औजार बनाना। सबका अपना अपना काम बांटा हुआ था। ठीक है। जिससे व्यक्ति को रोजगार भी मिलता था और अपनी एक सिस्टम समाज में चलती थी वो भी चलाते थे। ठीक है। मजदूरी कोई करता था तो कोई अपना सेवा का काम करता था। ठीक है। कोई पढ़ाने का काम करता था तो कोई राजपाट का काम करता था। हर व्यक्ति का काम बटा हुआ था। ठीक है। ये जो कास्ट सिस्टम है पूरा का पूरा हमारा जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पे आधारित था। सॉरी, जो काम का श्रेणी है वर्ण व्यवस्था पे आधारित था। आपको मालूम है कि 4 गो वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करना और पढ़ाना लिखाना, क्षत्रिय का काम राजपाट करना और लोगों की रक्षा करना, वैश्य का काम क्या था? तो वैश्य का काम था बिजनेस करना, और शूद्र का काम क्या था? तो सेवा करना। ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बताना है, क्योंकि इन चारों का काम बटा हुआ था प्राचीन काल में। इसके अलावा हस्तशिल्प, वस्त्र निर्माण, इन सभी में हम लोग जो है बहुत आगे थे। इसलिए हम लोग के यहाँ के जो वस्त्र बनते थे, ठीक है, रेशमी वस्त्र, वो विदेश का व्यक्ति लेने आता था। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो मसाले उगते थे वो विदेश का व्यक्ति पुर्तगाल से लेने आता था। तभी तो वास्को डी गामा यहाँ पे क्या आया? तो मसालों का व्यापार करने, मतलब मसाला यहाँ से खरीदने आया। ठीक है। और मसाला लेके गया, और फिर क्या हुआ कि उन लोग मीट बहुत खाता था तो हम लोग के यहाँ से मसाला एक्सपोर्ट करते थे हम लोग। ठीक है। हम लोग निर्यात करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग जो है प्राचीन काल में भी क्या करते थे? इंटरनेशनल मार्केट करते थे, यानी कि विश्व बाजार में हम लोग की भागीदारी थी। ठीक है। समुद्री मार्ग के तहत, स्थल मार्ग में भी होता था। और ये हो गए व्यापारिक, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर होता था। भारतीय व्यापार इसमें रोम के साथ, चीन के साथ, अरब के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया तक हमारा व्यापार फैला हुआ था। लोथल एक बंदरगाह है, भरूच एक बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब क्या? बंदर का गाह नहीं रे भाई, बंदरगाह मतलब होता है समुद्र का किनारा जहाँ पे जहाज आके रुकता है। इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट।
ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम सुनना, पोर्ट ब्लेयर उसी से बनता है, बंदरगाह, ठीक है। व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, तोल माप, ठीक है। अभी हम लोग का डांडी किलो हम लोग बोलते हैं, तराजू जिसको, ठीक है। डांडी किलो, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, वो जो बनाया था बाट, जिसको बाट बोला जाता था, वो सब हम लोग ने तैयार किया है, ठीक है। प्राचीन तकनीक है हम लोग का, ठीक है। आधुनिक तकनीक तो आ गया मशीन, लेकिन प्राचीन में हम लोग वो सभी का प्रयोग करते थे, ठीक है। और अर्थव्यवस्था का संकेत देता है कि व्यापार को समर्थ देने के लिए सड़कों और सुरक्षा का प्रबंध करता था। इसके अलावा बता दीजिएगा कि इसी कारण भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन फिर विदेशों के हाथ का यहाँ पे नज़र लग गया और क्या हो गया सोने की चिड़िया बन गया भिखारी का चिड़िया ठीक है। और अभी आदमी भीख मांग रहा है यहाँ का, मतलब इतना गरीब हो गया ना, क्या बताएं। चलिए, सिस्टम भी इसके ऊपर से लूट रहा है। एक कभी कभी तो लगता है यार कि ये जो हम लोग का मतलब केवल पॉलिटिशियन ख़राब है, बाकी सब सिस्टम ठीक है, ठीक है। पॉलिटिशियन लोग सही हो जाएगा तो फिर अच्छा, बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोग का सोसाइटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि, वन, कृषि, पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण की विवेचना करें। तो प्राचीन काल में भारत में भूमि, वन और कृषि पे बता दीजिएगा कि इन तीनों को हम लोग प्रणाम करते हैं। कृषि का फसल उग जाता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको प्रकृति के साथ जोड़ा गया है, पूजा पाठ के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। और भूमि से भी हम लोग बहुत सारा खनिज निकालते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना और इसके अलावा अन्य सारे खनिज प्राप्त करना, जैसे कि कोयला वगैरह हो गया, ठीक है। आधुनिक समय तक, मतलब प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक सबको रिलेट करके बताना है, ठीक है। बाकी पढ़ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग नोट्स बनाइए, छोटा छोटा नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आई डोंट नो, कोई बोलते हैं नहीं कि अपने से सोच के लिखो, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि अपने से सोच के लिखो। क्यों क्यों सोच के लिखेंगे भाई? क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो कोई लिखा है, कोई ना कोई व्यक्ति ही लिखा है, सोच के ही लिखा होगा ना भाई। सोचा होगा, देखा होगा, समझा होगा, फिर लिखा होगा। तो आप भी, उम्र आपका कितना, सबका उम्र हमको लगता है 18+ होगा, ठीक है। 18+ सबका उम्र है, तो हर कोई सोच सकता है। अपने दिमाग से सोचो, थिंक करो और लिखो, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाइए, थॉट प्रोसेस बढ़ाइए, आप दूरदर्शी बनिएगा। फ्यूचर में क्या होने वाला ये सोचने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम पढ़ो और ज़्यादा समझो। चलिए, बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का और एक वीडियो मैं दे दूँगा टाइम से पहले। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।